प्रिय विद्यार्थियों, मैं भागीरथ शर्मा नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। इस एकांकी को आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसरों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसका पहला प्रश्न है, अक्षयवट की डाली सूख जाने से एकांकीकार का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क ने संयुक्त परिवार को अक्षयवट के रूप में रखा है। वट की डाली परिवार के सदस्यों को माना है, अतः अक्षयवट की डाली सूख जाने का आशय है कि परिवार के किसी भी सदस्य का परिवार से अलग होना या दुखी रहना। परिवार में घुल मिलकर व्यक्ति अपने सुख दुख भूल जाता, अतः यहाँ पर अक्षयवट की डाली सूख जाने से एकांकीकार का आशय परिवार के किसी भी सदस्य का परिवार से अलग होकर दुखी होना है। इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। अब इसका अगला प्रश्न है, किस कारण से दादाजी पेड़ से किसी डाली का अलग हो जाना पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर होगा, दादाजी परिवार के अभिभावक हैं। वे परिवार को एक विशाल और सुखद पेड़ के रूप में देखते हैं। वे परिवार के एक एक सदस्य को पेड़ की एक एक डाली के रूप में देखते समझते हैं। इस प्रकार एक अभिभावक की इस सोच के कारण दादाजी पेड़ से किसी डाली का अलग हो जाना पसंद नहीं करते। इसका आंसर ही पूरा हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त परिवार का प्रतीक प्रस्तुत एकांकी में किसे बनाया गया है और क्यों। इसका उत्तर होगा, संयुक्त परिवार का प्रतीक एकांकी में विशाल वटवृक्ष को बनाया गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। इसका आंसर ही पूरा हुआ। अब इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वटवृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। तो इसका आंसर पूरा हुआ हमारा। अगला प्रश्न है, यदि दादा मूलराज ना होते तो परिवार टूट जाता। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, पर्याप्त कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यदि दादा मूलराज ना होते तो परिवार टूट जाता। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। वह इसलिए कि दादा मूलराज संयुक्त परिवार के अभिभावक हैं। वे अपने संयुक्त परिवार को उसी प्रकार सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं जिस प्रकार विशाल वटवृक्ष अपने आश्रितों को आनंद और सुख प्रदान करता है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर उन्हें समझाते हैं कि वह छोटी बहू बेला का आदर करें, उसका आदर करें और उसका परिवार में मन लगे, सभी इस प्रकार का व्यवहार करें। तो इससे वह परिवार टूटने से बच जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दादा मूलराज न होते तो परिवार अवश्य ही टूट जाता। इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, कुटुंब एक महान वृक्ष है, छोटी बड़ी सभी डालियाँ उसकी छाया को बढ़ाती हैं। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कुटुंब एक महान वृक्ष है, छोटी बड़ी सभी डालियाँ उसकी छाया को बढ़ाती हैं। उपरोक्त कथन की सत्यता है। कुटुंब का अर्थ संयुक्त परिवार से है, तो वह सचमुच में एक महान वटवृक्ष के समान है। उसके हर एक सदस्य एक महान वटवृक्ष की डालियों के समान है, जिनसे सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। अगर ये ना होते तो कुटुंब बिखर जाता और कहीं का ना रह जाता। चारों ओर अशांति और दुख की लपटें उठने लगतीं। इस आधार पर यह कहना बिल्कुल ही सत्य है कि कुटुंब एक महान वृक्ष है, छोटी बड़ी सभी डालियाँ उसकी छाया बढ़ाती हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है,
समय की मांग के अनुसार पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी किस प्रकार स्वीकृति देते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, समय की मांग के अनुसार परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी विशाल वटवृक्ष के रूप में स्वीकृति देते हैं। इस स्वीकृति के द्वारा वे परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को महत्व देते हैं और इस पर दृढ़ भी रहते हैं। इसलिए वे दृढ़तापूर्वक समझाते हुए इंदु से कहते भी हैं, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियां ही में पेड़ है और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई या उसका समय नष्ट किया, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। और इस प्रकार दादाजी अपने परिवार को टूटने से बचा लेते। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर भी पूरा हुआ। अब इस पाठ की व्याकरण। तो इस पाठ की व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनकी संधि करना है और संधि का नाम भी हम लिखेंगे। पहला शब्द है स्वधन इच्छा, तो इसकी संधि होगी स्वेच्छा और इसमें आपकी गुण स्वर संधि है। अगला हमारा शब्द है जगत धन ईश, इसकी संधि होगी जगदीश, इसमें हमारी व्यंजन संधि। अगला शब्द है ज्ञान धन अर्जन, इसकी संधि होगी ज्ञानार्जन, इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला शब्द है सुर धन इंद्र, इसमें गलत प्रिंट हुआ है, सही शब्द है सुर धन इंद्र, तो इसकी संधि होगी सुरेंद्र, इसमें हमारी गुण स्वर संधि है। अगला शब्द है परम धन आत्मा, इसकी संधि होगी परमात्मा, इसमें हमारी दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार हमारी ये संधियाँ पूरी हुई। पहला प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से देशज और आगस शब्द छांटी। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें से देशज और आगस शब्द अलग करना है। तो देशज शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा या बोली से हिंदी में शामिल किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और आगस शब्द वे होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द होंगे मौड़े, असुर, कुटुम्ब, झाड़न, मारुमार, गमार, ये हमारे देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द होंगे गुसलखाना, आगस शब्द होंगे हमारे गुसलखाना, गोदाम और खलल, ये तीनों हमारे आगस शब्द हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे और साथ में उनका अर्थ भी लिखेंगे। तो पहला हमारा मुहावरा है दो घड़ी ना टिकना, इसका अर्थ होगा सामना ना कर पाना। इसका वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। पहला इसका वाक्य बनेगा मुगल सेना राणा प्रताप के सामने दो घड़ी ना टिक सकी। अगला हमारा मुहावरा है जली कटी बातें करना। तो इसका अर्थ होगा हृदय दुखाने वाली बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा दुष्ट तो जली कटी ही बातें करते हैं। अगला मुहावरा है गज भर की जवान होना। इसका अर्थ होगा अत्यधिक बोलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा सेखी बाजों की गज भर की जवान होती है। अगला मुहावरा है लोट पोट होना। इसका अर्थ होगा अत्यधिक हंसना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जोकर की बातें सुनकर सब लोग लोटपोट हो गए। अगला मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना। इसका अर्थ होगा शर्मिंदा होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा सबके सामने भेद खुलने पर वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो इस प्रकार हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूरी हुई। अब हमारा अगला प्रश्न है
उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, हमें इसमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो हम लगाते हैं इसमें उचित विराम चिन्ह। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है। तो यहाँ पर सुशिक्षित और सुसंस्कृत के बीच अल्प विराम आएगा। आगे देखिए, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आगे देखिए, तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो। यहाँ पर तुम जाओ बेटा, इसके बाद थोड़ा सा रोकना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ हम अल्प विराम लगाएंगे। और इसके बाद है किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो। यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हुआ, तो यहाँ आपका आएगा पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य है, बड़ी भाभी बुद्धिमान है। तो इस वाक्य में ये गलती है कि यहाँ पर बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि भाभी स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के साथ बुद्धिमान शब्द का प्रयोग सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बुद्धिमती आएगा। तो इसका वाक्य बनेगा, बड़ी भाभी बुद्धिमती हैं। अगला आपका वाक्य है, मेरी केवल मात्र आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ बढ़ें। यहाँ पर केवल और मात्र ये दोनों ही शब्द समानार्थी, इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ करना सही नहीं है। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या बनेगा? मेरी मात्र आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ बढ़ें। अगला है, इस बात की तनिक थोड़ी भी चिंता ना करो। इस वाक्य में भी वही गलती है कि तनिक और थोड़ी ये दोनों ही शब्द एक समान अर्थ वाले हैं, इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? इस बात की थोड़ी भी चिंता ना करो। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी पूरा हुआ। हमारे सूखी डाली एकांकी पाठ के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं।